हेलो बच्चों, आइए हम लोग 9th क्लास का संविधान निर्माण एनसीईआरटी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको आगे चलते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण देखा था। जो लोग नहीं देखे हैं 1 और 2 संविधान का निर्माण वाला वीडियो देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था और इसके आगे आज हम लोग भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य ये देखने जा रहे हैं हम लोग। और बगल में 2 लोग बलदेव सिंह और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी हैं। इनके बारे में दिया गया है कुछ, तो आप इसको पढ़ लेंगे। यह है कि इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, बलदेव सिंह का जी का, और ये सफल उद्यमी थे और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत हुए थे और बाद में ये केंद्रीय मंत्री में रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, तो बलदेव सिंह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। वहीं मुंशीलाल जो थे ये इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये वकील थे, इतिहासकार थे और भाषाविद भी थे। ये कांग्रेस नेता और गांधीवादी थे। बाद में ये केंद्रीय मंत्री में मंत्री बने और स्वतंत्र पार्टी के ये संस्थापक भी थे। तो स्वतंत्र पार्टी के बारे में आप 11th के 12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अभी ये नहीं जानेंगे, उस टाइम हम लोग जानेंगे, जल्दी उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं। तो इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना ही उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस बार बारी बारी से गौर करें। पहला है कि सपने और वादे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी। ये 2 लोग नहीं थे, एक महात्मा गांधी जो संविधान सभा बना था और एक जिन्ना। जब तक पाकिस्तान नहीं बंटवारा हुआ था उस समय भी संविधान सभा बन गया था। तो उस 2 जो महान नेता जो संविधान सभा में नहीं थे वो एक महात्मा गांधी और जिन्ना। तो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा महात्मा गांधी जी नहीं थे। ठीक, वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। वो सदस्य तो नहीं थे, लेकिन उनके अनुयायी जो लोग थे वो उनकी विचारों को लेकर उस संविधान सभा में मौजूद थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। एक यंग इंडिया इनकी बुक है और 1931 में ही उसमें कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए उसकी अपनी अपेक्षाएं जो था वो लिख चुके थे। ये गांधी जी का ये चित्र है यहाँ पे, और ये लिखे हैं इनकी किताब में क्या है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। किससे? गुलामी से और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। ऐसा भारत जहाँ छुआछूत, शराब और नशीली चीजें के लिए कोई जगह न हो। औरत को भी मर्दों जैसा अधिकार हो। महिला अधिकार के लिए ये हिमायती थे। शराबबंदी की हिदायत थी। इन्हीं के मतलब विचारों से प्रभावित होकर नीतीश कुमार ने शराब बंद किया है। छुआछूत आर्टिकल 16 है ये आपका अस्पृश्यता वाला अनुच्छेद 16। ठीक है, तो इनके विचारों को संविधान में शामिल किया गया है। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा, मतलब इससे मैं कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ठीक है, ये बात गांधी जी अपनी किताब में कहते हैं।
ठीक है। तो आगे है इसमें कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। केवल गांधी जी नहीं बल्कि अंबेडकर के मन में भी था कि भेदभाव और गैर बराबरी वाला जो है सिस्टम उसको खत्म किया जाए। जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, असमानता कैसे दूर की जा सकती है इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। यहाँ पे एक चीज वो रखे थे आते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। यही पश्चिम बंगाल जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है और इनके सपनों को पूरा किया, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। और ये अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। ये शिक्षाविद वकील थे, हिंदू महासभा के सक्रिय में रहे। बाद में ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे। भारतीय जनसंघ यही बाद में चल के बीजेपी के रूप में बना। इनका सपना था कि पश्चिम बंगाल में भी सरकार हो, तो इनके सपनों को लोग पूरा किए हैं। ये है कि भीमराव अम्बेडकर जी हैं यहाँ पे, और उनके भी इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांति चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत के पहले सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे। एक ये पार्टी बनाए थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ये संस्थापक भी रहे। चलिए, तो ये देखिए ये है कि नीचे आपके जवाहरलाल नेहरू हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे। वकील और कांग्रेस नेता भी रहे। समाजवादी, लोकतंत्र और साम्राज्यवादी विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ये सोमनाथ लाहिड़ी, बाकी को तो जानते होंगे लेकिन इनको शायद आप नहीं जानते होंगे। इनका भी जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये लेखक थे, संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सदस्य हुए। देखिए आगे क्या है कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये किसके बोल हैं? अम्बेडकर जी का। ठीक है। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में तो होगा, समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानता भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट की समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे का कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का नकारना जारी रखेंगे। देखिए कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट तो हम मानेंगे। यहाँ पे ये क्या है कि लेकिन सामाजिक स्तर पर आर्थिक जीवन है, हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत को नकारना भी करेंगे। कोई लोग पैसा से वोट खरीद लेंगे तो इसको मानना लागू करना बड़ी कठिन होगा। इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपनी सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालेंगे। तो ये जरूरी है कि राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी हो। आखिरी में ये कि 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में जो था संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू एक प्रसिद्ध भाषण देते हैं। ये भाषण क्या था देखते हैं। यह है कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादे पर अमल करें पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, यानी कि 12 बजाएंगे, ठीक है, 12 बजाएंगे, दोनों सुई एक बार घंटा बजाएंगी। जब सारी दुनिया सोती होंगी तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में
कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हमारे पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुल्लित होती है, आवाज पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियाँ लाती है। भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीता चुका है और जब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है, यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर और असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो ये उनका जो था भाषण था 14 अगस्त 1947 को रात में ये दिए थे कि 12 बजे, जैसे 15 अगस्त होगा उस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे। यहाँ पे पहचानिए कौन सा एक विचार इन तीनों उदाहरणों में उपस्थित है। तीनों उदाहरण में, चलिए इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और जिन उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। ठीक है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यह दर्शन सरकार की किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और प्रशिक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन सा फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो इसको जानने से पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, वही बाद में इसको पारित किया गया और यही बाद में आपका प्रस्तावना बन गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित किया गया 1946 और ये पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947। ठीक है। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पे कैसा है? तो वहाँ पे है कि अधिक अच्छा संघ बनाने कि हम सभी लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है कि हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने और सुरक्षा व्यवस्था बनाने,
जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। वहीं दक्षिण अफ्रीका में क्या है कि यह है कि अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले को सलाम करते हैं, जो कष्ट उठाए थे, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों को आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्या है? सब उन्हीं का, सबका है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे कि पहले की विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकार पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, जो राष्ट्र के समूहों में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। यह है दक्षिण अफ्रीका का मुख्य उद्देश्य या प्रस्तावना। आइए हम भारत में देखते हैं पहले, और मुझे उम्मीद है कि सबको ये याद होगा। और हमारा स्टार्ट ही होता है कि भारत का उद्देश्य का क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ जो मेन है कि शुरू ऊपर से देखते हैं। पहले देखिए कि हम भारत के लोग भारत को क्या है तो इसका अर्थ यह है कि ये जो बन रहा है संविधान, तो भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने किया है। तो भारत का संविधान जब हम भारत के लोग यह है तो इसलिए कहता है कि इसका निर्माण कौन किया है? भारत के लोगों ने किया है। समाजवादी और प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न में क्या है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, यानी कि हम संप्रभु है, सोवरेनिटी है और हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। जो भी हमारा फैसला होगा वो हम करेंगे, वो अमेरिका हो चाहे कोई भी। जो आरोप लगता है कि भारत अमेरिका का दबाव, नहीं, हम जो फैसला कर रहे हैं वो हम ही करेंगे। हमारे लिए क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा इसका फैसला कौन करेगा? तो हम करेंगे। समाजवादी क्या है? तो यहाँ देखिए कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों के हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन जो संपदा पैदा होता है वो ऐसे बांटा जाए कि आर्थिक जो असमानता है उसको मिटाया जा सके। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, आगे जाते हैं हम लोग देखते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या है।
देखिए धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष तो होता नहीं है, उसको हिंदी में भले कहा जाता है, एक्चुअल शब्द क्या है, ये पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष कह देते हैं जबकि धर्म से कोई अलग होता है। हम कभी धर्म और पंथ में क्या अंतर है इस पर भी वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। एग्जैक्ट में क्या है, इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, सेकुलर या पंथ निरपेक्ष। ये देखिए, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी स्वतंत्रता, जो भी भारत के नागरिक हैं उनको कोई भी धर्म मानने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, यानी कि कोई राज्य का धर्म नहीं है, कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देगी। ठीक है, यह है पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र क्या है, ये लोकतंत्र हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक क्या है, तो यहाँ पे है ये देखिए, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार का कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलता है। यह है न्याय। क्या है कि नागरिकों के साथ न्याय क्या है, यह कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग और के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। वहीं गणराज्य क्या है, तो गणराज्य है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा का खानदान का। ये गणराज्य उसे कहते हैं जहाँ का राष्ट्र प्रमुख, जो शासन का प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, जैसे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ये कोई राजा के घर का नहीं होगा, बल्कि लोगों द्वारा चुना जाएगा, तो गणराज्य होगा। जिन देशों में राष्ट्रपति चुने नहीं जाते वो गणराज्य नहीं हो, जैसे इंग्लैंड, जापान, वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष क्या है, कोई शासक है। ठीक, चलिए आगे। स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता है आपका नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी ना हो। मतलब कुछ भी आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आपका विचार हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। समता क्या है, तो समता है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा, सरकार हर नागरिक को समान अवसर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। तो वहीं बंधुता क्या है, तो यहाँ है आपका बंधुता क्या है, तो हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना, मतलब पूरा देश एक है, सब भाई भाई हैं, कोई एक दूसरे से ऊंचा नीचा नहीं है, यही बंधुता कहलाता है। तो ये था आपका भारत के संविधान को उद्देश्य प्रस्तावना। चलिए आगे देखते हैं, संस्थाओं के स्वरूप कैसे रहे। आगे कुछ है कि कहाँ पहुँचे, क्या समझे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना करिए आप, उसमें क्या समानताएं हैं उसकी एक सूची आप बनाइए। संस्थाओं के स्वरूप क्या है, तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों के समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े तो इसे समान मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समान बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताते हैं जिनके अनुसार शासकों को चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा।
साथ ही संविधान निर्माण को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर भारत के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपकी अगले वर्ष की किताबों की चर्चा होगी। रंग भेद क्या है? दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989, देखिए यहाँ पे रंग भेद क्या है, इसको आप लिख लेंगे और याद करेंगे। रंग भेद दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 89 के बीच काले लोगों के शासन, नस्लीय अलगाव और खराब व्यवहार करने वाले शासन व्यवस्था को रंग भेद शासन व्यवस्था था। धारा क्या है? किसी दस्तावेज के खास हिस्सा को अनुच्छेद या धारा कहते हैं। संविधान क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश के राजनीतिक और समाज को चलाने वाला मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन क्या है? तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव को कहते हैं। संविधान सभा क्या होता है? तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसको जो संविधान सभा कहते हैं। प्रारूप क्या है? तो किसी कानून का दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, जो कानून बनता है उसका दस्तावेज का प्रारंभिक रूप कैसा होगा उसी को प्रारूप कहा जाता है। दर्शन क्या होता है? तो किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे पुराने बुनियादी विचार को दर्शन कहते हैं। प्रस्तावना आप जानते हैं कि संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से कहते हैं, ढंग से कहता है, उसे प्रस्तावना कहते हैं। देशद्रोह क्या है? तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाले अपराध को क्या कहते हैं? देशद्रोह कहते हैं। मतलब देश के खिलाफ जो अपराध किया जाता है उसको देशद्रोह कहा जाता है। अब यहाँ से आपके प्रश्नावलियाँ स्टार्ट होती हैं। अगर आपको इनके प्रश्न चाहिए, देखिए यहाँ पे पहला वाला है कि नीचे दिए गए कुछ गलत वाक्य दिया गया है, हर एक में कोई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करें। तो आइए, तो पहला है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। सभी लोग इस पे सहमत नहीं थे, लेकिन हाँ ज्यादातर इस पे सहमत थे। दूसरा है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। हर एक बात पर सहमत नहीं हो रहे थे तो उसके लिए बैठक होती थी, उनको सहमत कराया जाता था। जिन देशों में संविधान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी नहीं, जरूरी नहीं कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे चीन, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है लेकिन संविधान है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया सकता। सर्वोच्च कानून तो होता है लेकिन इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, तो नहीं होगा ये। चलिए आगे ऐसे ही अगर आपको प्रश्नों की जरूरत होगी तो कमेंट करिएगा और पूरा प्रश्न आपके करा दिए जाएंगे अगर आपकी इसकी जरूरत होगी, अगर आप चाहते होंगे तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर आपका समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे के पास पहुंचाइएगा। जल्दी इसका चौथा अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके।